अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? 1869 में सीएम गुल्डबर्ग और पीटर लिग ने ये लॉ पेश किया। 1869 में सीएम गुल्डबर्ग या आप इसको कैटो एम गुल्डबर्ग भी कह सकते हैं और पीटर लिग, ये दोनों कीमियादान थे। इन्होंने एक तवील अरसा रिवर्सिबल एक्शन के ऊपर काम किया और फिर आकर इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन बयान किया और ये लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने 1869 में बयान किया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसकी तारीफ पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स के मतलब बात करते हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। पहली चीज है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी जो टर्म है वो है जी एक्टिव मास। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट से मुराद है स्पीड, यानी कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसे आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। दूसरी चीज है जी एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होती है? इसका दूसरा नाम है जी मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मोल्स की वो तादाद जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसे आप मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, एक्टिव मास भी कह सकते हैं। एक्टिव मास जो है इसको ज़ाहिर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है और एक्टिव मास का जो यूनिट है ये है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हैं वो टर्म्स जो इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तारीफ एक मुकम्मल है लेकिन इसके हमने दो हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा क्या है? ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को हम एक केमिकल रिएक्शन की मदद से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर पानी बना रहे हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अशिया रिएक्ट करती हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल बात हो रही है, एक शय की बात हो रही है। जो शय एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करती है उसका एक्टिव मास या तो यूं समझ लें कि उसके रिएक्ट करने का रेट, एक शय जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है उसके रिएक्ट करने का रेट यानी कि उसके रिएक्शन करने की स्पीड उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना उसका एक्टिव मास होगा उतनी उसके रिएक्शन करने की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन जो है ये इसके एक्टिव मास है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हिस्सा ले रहे हैं? 2। अब अगर हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 मोल हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, इसके रिएक्ट करने की स्पीड में इजाफा हो जाएगा। अगर मजीद हम इसके अंदर मोल्स की तादाद में इजाफा कर दें तो इसका जो रिएक्शन करने का जो रेट है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट, कोई भी एक चीज है उसके रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास यानी कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना उसका एक्टिव मास, जितनी उसकी मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना ही उसके रिएक्ट करने का रेट ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन है इसके 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसका अगर यहाँ पर एक लिख लें, वैसे लिखा नहीं जाता, फर्ज करें हम ये लिख लेते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं? 1 मोल। अब इन दोनों अशिया में से कौन सी शय है उसके रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का। वजह क्या है? क्योंकि उसकी मोलर कंसंट्रेशन, उसका एक्टिव मास ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन या उसका एक्टिव मास कम। तो ये पहला हिस्सा तारीफ का कि किसी एक शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि दूसरा हिस्सा तारीफ का है किसी रिएक्शन का रेट, आप एक पूरे रिएक्शन की बात हो रही है, एक पूरे रिएक्शन के रिएक्ट करने का रेट उसके अंदर जितनी भी अशिया रिएक्ट कर रही हैं यानी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस के हाथ से ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी रिएक्शन की मदद से हम समझते हैं ये कंप्लीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर कौन सी अशिया रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की स्पीड, इस रिएक्शन के रेट का इनासार इसके अंदर जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मासेस के हाथ से जरा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों अशिया का या जितने भी रिएक्टेंट्स हों उनका एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। अगर एक रिएक्शन के अंदर जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनका एक्टिव मास या उनकी मोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है उसका रेट कम होगा।
उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, एक्टिव मास के मतलब मैं एक बार फिर आपको एक जनरल मिसाल समझा देता हूँ कि एक्टिव मास जो है उसकी मिसाल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम घर के अंदर ले आते हैं 5 किलो चिकन, अब वो 5 किलो चिकन जो है उसमें से हम 2 किलो चिकन उसको पका लेते हैं, बाकी 3 किलो चिकन जो है उसको हम फ्रिज वगैरह के अंदर रख देते हैं। तो अब इस 5 किलो चिकन में से वो 2 किलो चिकन जो है वो चूंकि एक इस्तेमाल हो रहा है, यूँ समझे वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा है, तो वो जो 2 किलो चिकन है वो एक्टिव मास है। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, एक रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट्स हैं उसकी जितनी मिकदार इस्तेमाल होती है, जितने उसके मोल्स इस्तेमाल होते हैं, जितनी उसकी मोलर कंसंट्रेशन इस्तेमाल होती है, उसे आप एक्टिव मास कहते हैं। उसके बाद एक्टिव मास जो है इसको समझने के लिए एक मिसाल देते हैं। जैसे हमारे पास, अच्छा ये बात आप यहाँ पर क्लियर कर लें कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर इसका इतलाक होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। एक रिएक्शन की मदद से इसको हम मजीद इसकी वजाहत करेंगे। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A जमा B, रिवर्सिबल रिएक्शन C जमा D। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तफसील पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन 2 रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक उसका रिवर्स रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये है, इसमें रिएक्टेंट्स जो है वो किसके अंदर तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसको हम RF लिख देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसमें ये प्रोडक्ट्स दोबारा मिलेंगे और किसके अंदर तब्दील हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स के अंदर। अब ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, आप चूंकि एक पूरे रिएक्शन की बात की जा रही है, तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है, जैसे यहाँ पर हमने तारीफ में पढ़ा कि रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से हैं, A और B। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके रिएक्ट करने का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक्टिव मास को जाहिर कर रही है, ठीक है जी। और A और B जो हैं ये वो रिएक्ट करने वाली अशिया हैं और ये इनका हासिल ज़रब जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। अब हम मज़ीद क्या लिखेंगे, हम फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत है, ठीक है जी, इसको खत्म करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे कांस्टेंट K। इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या इसके अलावा इसको आप रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। अब ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत खत्म की है, इसकी जगह यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया है और ये रिएक्टेंट्स A और B। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट, अब ये रिवर्स रिएक्शन पूरे रिएक्शन की बात हो रही है। अब रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो भी किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें जो अशिया रिएक्ट कर रहे हैं उनके एक्टिव मासेस के। तो अब रिवर्स रिएक्शन में जो का ये दो चीजें रिएक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल। फिर हम वही काम करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के अलामत खत्म करेंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, KR, ठीक है जी। रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद आप या वैसे लिख देंगे रिवर्स रिएक्शन का रेट। अब क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है जी। रिवर्स रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है उसमें इजाफा हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों का रेट बराबर हो जाता है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो किस हालत में आ जाता है, इक्विलिब्रियम की हालत। तो अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को बराबर करेंगे, यहाँ पर हमने कीमतें दर्ज करनी है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की कीमत है उसको हमने यहाँ पर नीचे दर्ज करना है, रिवर्स रिएक्शन के रेट की कीमत को हमने यहाँ पर दर्ज करना है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की कीमत हमारे पास है KF A D बराबर है, रिवर्स रिएक्शन जो है वो है KR C और D, ठीक है जी। अब ये जो KR है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको बराबर की इस तरफ ले आता हूँ तो
तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये आप क्या बन जाएगा, के एफ बटा के आर ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ये ए और बी जो है, ठीक है जी, ये के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये जब हम इसको बराबर इस तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, के एफ बटा के आर बराबर है सी डी ओवर ए के। अब ये कुछ इस शक्ल में आ गया है। अब ये के एफ बटा के आर जो है ये एक नए कांस्टेंट की तरफ चला जाता है जिसे हम कहते हैं के सी। क्या कहा जाता है इसे, के सी, या इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी बराबर किसके होगा, सी डी ओवर ए बी। अब अगर हम इस मसावात के ऊपर गौर करें तो ये जो सी डी ए और बी हैं ये दरअसल हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से जब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करते हैं तो असल में लॉ ऑफ मास एक्शन हमें एक ताल्लुक देता है, एक रिलेशन देता है किसके दरमियान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन के दरमियान, रिएक्शन के रेट और उसके एक्टिव मास के दरमियान। आप ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये नीचे वाले रिएक्टेंट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन यानी कि उसके एक्टिव मास है, ये रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन या उनके एक्टिव मासेस हैं, और ये Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके अलावा एक्टिव मास के दरमियान एक ताल्लुक को समझने में मदद देता है। ये पहली मसावत है। हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक और रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से हम इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत करेंगे। ये एक्सरसाइज के अंदर भी प्लान क्वेश्चन दिया गया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या मुराद है, एक जनरल मसावात की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करें। तो अगर ये सवाल पेपर के अंदर आता है तो आप लोग क्या करेंगे, ये पहले इसका लिखेंगे कि ये किसने बयान किया, फिर उसकी तारीफ लिखेंगे, और ये जो इक्वेशन है ये भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ एक और जो जनरल रिएक्शन है उसकी मदद से हम अगर इसकी वजाहत करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप भी उसी रिएक्शन को तरजीह देंगे, उसी को लिखना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। वो रिएक्शन कौन सा है, वो रिएक्शन है छोटा ए बड़ा ए जमा बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी जमा डी। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ए उसके साथ छोटा ए, बी छोटा बी, इस तरह के साथ। अब ये ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें ये जो छोटा ए छोटा बी छोटा सी और छोटा डी दिए गए ये दरअसल मोलर कंसंट्रेशन है। यूँ समझ लें ये इन रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के जो अज्जा हैं उसका ये एक्टिव मास है, उसका ये क्या है, एक्टिव मास है। यानी कि एक रिएक्शन के अंदर इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल हो रही है, ये छोटे ए की मदद से जाहिर की गई है, यानी कि ये इसका एक्टिव मास है। बी की कितनी मिकदार इस्तेमाल हो रही है रिएक्शन के अंदर, उसको छोटे बी की मदद से जाहिर किया गया है। तो ये इनके एक्टिव मासेस है। अब इसको हम जरा औजार से पढ़ते हैं। हकीकत बिल्कुल वही सेम है। आप देखते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। आपने पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हो उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके रिएक्ट करने का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो चीजें उसके अंदर रिएक्ट कर रही हैं। कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ए और बी, ए और बी। और उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, जितने मोल्स, जितना उसका एक्टिव मास इस्तेमाल हो रहा है रिएक्टेंट्स का या रिएक्ट करने वाली अशिया का, उसको हम बतौर कुव्वत-नुमा लिख लेते हैं। ठीक है जी, रेज़ टू पावर की शक्ल में लिखते हैं। अब यहाँ पर ए जो है उसके कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं, ए। अब ये ए जो है वो इस रिएक्ट करने वाली शाय की मोलर कंसंट्रेशन है, इसको बतौर कुव्वत-नुमा हम ऊपर की तरफ लिख देते हैं। और ये जो बी है इसके कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं, कितनी इसकी मोलर कंसंट्रेशन इस्तेमाल हुई है, इसको हम इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आप प्रोपोर्शनैलिटी के अलावा खत्म करेंगे तो बराबर आएगा। आप फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद बाकी हम उसको वैसे रहने देंगे। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें रिएक्ट करने वाली जो अशिया हैं वो कौन सी हैं, सी और डी। अब सी और डी जो है इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल हो रही है, इसका एक्टिव मास कितना है, मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, उसको हम बतौर कुव्वत-नुमा लिखते हैं। अब सी जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन सी है, इसको बतौर कुव्वत-नुमा इसके ऊपर लिख देंगे। और डी जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन डी को हम इस ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। अब
प्रोपोर्शनैलिटी के नाम खत्म करेंगे, कांस्टेंट फैक्टर आएगा के आर और उसके बाद सी, बाकी आप उसको वैसे ही लिख देंगे। अब जब ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर होगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए और बी। रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी और डी। साथ इनके कांस्टेंट हैं के एफ और के आर, ठीक है जी। अब बिल्कुल वही तरीका कार के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम फिर नो लिखेंगे के एफ बटा के आर ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ये के एफ जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम ए और बी जो है इसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब मसावत कुछ इस तरह बन जाएगी, के एफ बटा के आर इज इक्वल टू सी, सॉरी इसके ऊपर यहाँ पर सी है, डी ओवर ए बी। अब के एफ बटा के आर जो है एक नए कांस्टेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। इस के एफ बटा के आर जो है इसको हम क्या कहते हैं, के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का औसत ज़रब बटा रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का। ये है जी लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से एक जनरल मसावात का एक एक्सप्रेशन। तो उसके बाद जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं उनको हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से जान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अब इस रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये जो होगा ये रिवर्स रिएक्शन होगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो चीजें उसमें रिएक्ट कर रही हैं। इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है जी। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी के नाम को खत्म करेंगे, बाकी वैसे लिख दिया जाएगा। इस तरह जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें जो चीज रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बतौर रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसका एक्टिव मास जो है वो कितना है, 2, यानी कि इसके 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको हम इसकी ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के नाम को खत्म करेंगे, कांस्टेंट आएगा के आर, बाकी आप इसको वैसे ही लिख देंगे। अब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। आप फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू यहां पर दर्ज करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू कितनी है जी, यहां पर ये KF आता है, तो KF N2O2 इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू है KR NO2। अब ये KR जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब मसावात बनेगी KF बटा KR, और ये जो N2 और O2 है ये KF के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये बराबर की इस तरफ चले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अब ये बन जाएगी मसावात NO2 ओवर N2O2। K बटा KR किसके बराबर होगा, KC के बराबर होगा। KC इज इक्वल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड उसके एक्टिव मास के साथ और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके एक्टिव मास के साथ। तो ये है पहला लॉ ऑफ मास एक्शन। एक एग्जांपल और भी यहाँ पर दी गई है अमोनिया वाली या हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, आप इसको मजीद प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा ये जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में तफसील से डिस्कस करेंगे।